everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में जो टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने किन किन कॉन्सेप्ट की बात की थी? एक तो IRM मतलब इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एंड ASE, राइट? मतलब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। सॉरी। अब हम आगे अपने और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका, ये तो आप लोगों को क्लियर होंगे वैसे भी, है ना? हाँ भाई, यहाँ अब हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी कि मोटिवेशन हमें किस तरीके से मिलता है और हम उसकी वजह से क्या क्या चीज करते हैं। हमारा कोई भी व्यवहार जो है वो किस प्रकार से मोटिवेशन होने की वजह से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के बीच में जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में। ठीक, तो अगर हम बात करें हार्मोन्स की या हम हमारे कोई भी बिहेवियर, कोई भी ऐसा व्यवहार जो कोई भी प्राणी प्रदर्शित करता है, तो उसके पीछे जो एक कारण होता है वो होते हैं हमेशा हार्मोन, जो उसकी बॉडी में किनके द्वारा स्रावित होते हैं? जो उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या चीज स्रावित करती हैं? हार्मोन्स स्रावित करती हैं। तो उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से व्यवहार करने की इच्छा होती है जो आगे चलकर क्या चीज रूप से लेती है? मोटिवेशन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एक अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने काफी हद तक एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके हेरिंगल के बारे में, ठीक है, तो हेरिंगल के इन्फेंट्स हमेशा टक टक की आवाज करते हैं, तो उनसे उनके पेरेंट्स को कुछ इंडिकेशन मिलता है, या जो भी कितने में एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो उसका कोई ना कोई जरिया होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को गुस्सा करूं आप लोगों पर, तो आप लोगों को मुझ पर भी गुस्सा आएगा इस तरीके से। ठीक है, कि मैडम ने डांट दिया, या फिर आपको रोना आएगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जो भी आपके अंदर, कोई भी, यहाँ पर 10 बच्चे हैं, मैं सबको इक्वली डांटूं तो क्या सब लोगों का रिएक्शन एक जैसा होगा? नहीं, सब लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है, हर किसी का अलग अलग व्यवहार होगा मेरी एक ही जैसी प्रतिक्रिया करने पर। तो ये जो अलग अलग व्यवहार है आप सभी का, वो किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से आप सभी का व्यवहार जो है एक ही जैसी परिस्थिति में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आपकी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? कुछ ना कुछ आपके हार्मोन स्रावित करती है, जिसकी वजह से आपका व्यवहार जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं किसके बेस पर? कि प्राणी के शरीर में जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी वजह से उनका व्यवहार जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से चेंज होता है इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक मछली का नाम, जिसका नाम होता है थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक।
मैंने इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था ना कि वो क्या करते थे, वो अपने प्रजनन काल के दौरान क्या हो जाते, थोड़े से सीमा रक्षक हो जाते थे उस दौरान, जिसकी वजह से जो इनमें स्टिकल बैक फिश जो होती है, उनका जो नीचे का पार्ट होता है, जो उनका अधर पार्ट हम बोलते हैं, जैसे मछली है ये, तो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, अधर पार्ट, वेंट्रल वाला हिस्सा जो है, वो कैसा हो जाता है प्रजनन काल में, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का हो जाता है। उनकी आंखें जो होती हैं वो नीले कलर की हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के जो इनका व्यवहार है, जो इनका शरीर में जो चेंजेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो चेंजेस होते हैं उनके शरीर में स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके शरीर में भी आते हैं चेंजेस, और साथ में उनके व्यवहार में भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से ये व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। तो अगर हम बात करें इन थ्री स्पाइन स्टिकल बैक मछली के बारे में, तो जब इनका प्रजनन काल होता है, हम प्रजनन काल की बात करते हैं, ठीक है, जब इनका प्रजनन काल होता है, तो ये जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं प्रजनन काल के दौरान, तो थोड़ा सा वो सीरीज बेस्ड हो जाता है, तो श्रृंखलाबद्ध हो जाता है। किस तरह से, जैसे जब उनका प्रजनन काल आएगा, तो उनका जो वेंट्रल हिस्सा है, जो उनका उनके शरीर का जो अदर भाग है, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है आपके लाल रंग का, ठीक है, वो लाल रंग का हो जाता है, और साथ में उनकी आंखें जो हो जाती हैं वो हल्की सी नीली हो जाती हैं, ठीक है सॉरी। और साथ में ये अपने प्रजनन काल के दौरान में, एक तो सबसे पहले ये थोड़े सीमा रक्षक होते हैं। सीमा रक्षक मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अपनी एक सीमा, एक मार्किंग बना देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ मेरा ही राज है, यहाँ पर अब कोई भी दूसरा एंट्री नहीं करेगा। तो ये थोड़े से सीमा रक्षक हो जाते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटरी मार्किंग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं नर की, जो मेल पर्सन होते हैं इनमें, ठीक है, जो मेल स्टिकल बैक मछली होती है ना, जो नर स्टिकल बैक मछली जो है, वो क्या करती है, सबसे पहले तो सीमा रक्षक हो जाती है, और उसके बाद में ये निर्माण करती है नीड़ का निर्माण करती है, ठीक है, किसका निर्माण करती है, नीड़ का। देखिए सीमा रक्षक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरिटरी मार्कर हो जाते हैं। साथ में ये निर्माण करते हैं एक घोंसले का, ठीक है, क्या करते हैं ये निर्माण करते हैं एक घोंसले का। उसके बाद ये प्रदर्शित करते हैं आपकी अनुरंजन की क्रिया। अभी ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ वर्ड आ रहे हैं, इन सबको बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ अनुरंजन की क्रिया होती है, मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं अपना कोर्टशिप बिहेवियर, ठीक है। कोर्टशिप बिहेवियर के बाद अब जो प्रोसेस आती है, वो आती है आपकी फर्टिलाइजेशन। ओ सॉरी, हिंदी में लिखूंगा, फर्टिलाइजेशन को लिखना जरूरी है हिंदी में, तो खुद समझ लोगे निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया होगी मतलब फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो है पेरेंटल केयर, ठीक है। ओहो ये भी, चलो कोई, पेरेंटल केयर, भाई पेरेंटल केयर ये कोई फर्स्ट टाइम आप लोगों ने वर्ड नहीं सुना है, ये तो आपके फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है पेरेंटल केयर के बारे में, ठीक है, पैतृक रक्षण जिसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी जो भी मैंने आपको यहाँ 5 पॉइंट्स दिखाए हैं, ये पूरा का पूरा एक सीरीज में होता है। सबसे पहले क्या होगा, जब उनका प्रजनन काल होगा, पहले तो उनके कुछ शरीर में अंतर आएगा, और साथ में उन्हें हार्मोन्स कर, भाई एक बात बताइए, शरीर में भी जो अंतर आता है किसकी वजह से होगा, उनके शरीर में स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स की वजह से होगा। और साथ में क्या क्या चीज आते हैं, सबसे पहले तो वो सीमा रक्षक हो जाएंगे, मतलब टेरिटरी मार्किंग बना देंगे, लाइक दिस।
अब ये बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अब कोई भी अदर मेल एंट्री नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब मैं ही आ रहूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, नेस्ट का। एक घोंसला बनाते हैं यहाँ पर, ये एक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नीड। ठीक है, यहाँ पर इसने एक क्या किया है, एक घोंसले का निर्माण कर दिया अपने उस सीमा के अंदर जहां पर उसने निर्धारित की थी। ठीक है, फिर ये करता है अनुरंजन की क्रिया, मतलब कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर बेटा ये सब चीजें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी टर्म सुना होगा। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट बुक आती है उसमें ये टॉपिक जरूर है कोर्टशिप का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कोर्टशिप बिहेवियर होता है जब एक नर या मादा, ठीक है, मतलब कोई मेल या फीमेल अपने किसी दूसरे साथी को, जैसे भाई नर है तो अपने मादा के लिए, और अगर मादा है तो वो अपने नर के लिए। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक वो अपने संगी साथी को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करती हैं। ठीक है, जैसे मोर जो है वो नाचने लगते हैं, मोरनी, तो जैसे उनका क्या होता है, अगर उनका प्रजनन काल में मोर क्या काम करता है अनुरंजन क्रिया के दौरान, वो हमेशा पंख फैला के नाचना स्टार्ट कर देता है फिर मोरनी के चारों ओर, है ना, वो उसको क्या करता है, रिझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही जो रिझाने की कोशिश है अपने साथी को प्रजनन काल के दौरान, वही क्या चीज कहलाई जाती है, अनुरंजन की क्रिया। क्लियर है? तो यहाँ पर कोर्टशिप बिहेवियर भी आपकी थ्री स्पाइन स्टिकलबैक मछली जो है वो शो करती है। वो किस प्रकार करती है, वो हमेशा अपनी, ये फीमेल है जैसे, ठीक है, तो फीमेल के चारों ओर वो जिगजैग, ठीक है, जो जिगजैग पोजीशन होती है उसमें ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से उसके चारों ओर घूमती है। इससे क्या होता है, जो फीमेल होती है वो उस मेल के लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही जो क्रिया होती है वो अनुरंजन की क्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे नर जिगजैग की क्रिया करता है, उसी के पीछे पीछे पे मादा आकर्षित होने के बाद वो भी जिगजैग की क्रिया करती है। ठीक है, तो ये अब ये दोनों क्या काम करते हैं, ये अनुरंजन की क्रिया स्टार्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद सॉरी, सबसे पहले ये जो मेल होता है, ठीक है, इसने जो क्या किया था, यहाँ पर ये घोंसला बनाया था ना, नीड का निर्माण किया था, तो सबसे पहले ये इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन ये प्रवेश करने के बाद इसमें से निकल जाता है, और इसके बाद में प्रवेश करती है इसमें फीमेल जो इसकी मादा होगी। ठीक है, इसके बनाए हुए घोंसले में ही, ठीक है, इसके बनाए हुए घोंसले में ही क्या करेगी, ये भी पीछे पीछे प्रवेश कर जाएगी, उसमें एंट्री कर जाएगी। प्रवेश करने के बाद अब इसने एक इंडिकेशन दिया, किसको, अपने साथी को। ठीक है, कि हाँ अब अनुरंजन की क्रिया समाप्त करते हुए यहाँ पर अभी क्या करेगी, कि यहाँ पर अंडे देगी इस घोंसले में। ठीक है, इसने क्या किया, अंडे दिए। और ये जो प्रक्रिया होती है ना अनुरंजन की प्रक्रिया, ठीक है, इस अनुरंजन की प्रक्रिया में ये जो फीमेल होती है, ठीक है, उसका पेट जो होता है बहुत ज्यादा थोड़ा फूल जाता है। थ्री स्पाइन स्टिकलबैक है ये। ठीक है, तो इसका ये पेट जो होता है थोड़ा सा फूल जाता है। ये अनुरंजन की प्रक्रिया में इसलिए फूल जाता है क्योंकि इसमें अब ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। इसमें अब अंडे भर जाते हैं इसके पेट वाले हिस्से में, जिसकी वजह से इसका जो फीमेल होती है मादा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसका पेट फूल जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एंट्री करने के बाद क्या करेगी, अंडे देगी। अंडे देने के बाद, अंडे देने के बाद फीमेल यहाँ से निकल जाएगी। ये फीमेल जो थी, जो मादा मछली थी, वो इसमें से बाहर निकल गई। अब इसके पीछे पीछे ये जो नर मछली है, ठीक है, अब वो आएगी अपने इस घोंसले में, और जहां पर इसने अंडे दिए थे इसकी मादा ने, उनके ऊपर क्या करेगा, वो यहाँ पर अपना स्पर्म, ठीक है, वो उसको रिलीज कर देगा, उसको स्त्रावित करेगा इसके ऊपर। स्त्रावित करने की वजह से ये अंडे जो है वो क्या हो जाएंगे, निषेचित हो जाएंगे। ठीक है, अंडे जो है वो क्या हो जाएंगे, निषेचित हो गए। चले,
यहाँ पर ये अंडे आपके निषेचित हो गए। अब क्या होता है, ये फीमेल तो चली गई यहाँ से, अंडे देने के बाद फीमेल तो चली गई, लेकिन अब ये जो मेल रहता है, मेल कहाँ है, ये रहा, ठीक है, फीमेल हटा देते हैं वो हमारे इसमें से कॉन्सेप्ट में से, क्योंकि अब फीमेल का कोई काम नहीं होता, ये हटाए, ठीक है। अब ये जो मेल होता है, नर नर मछली क्या करती है, ये नर मछली अब इसमें जो फर्टिलाइज एग हो चुके हैं, अब ये इसने इस घोंसले की, इसमें जो अंडे हैं उसके जो, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है, उनकी अब यहाँ रक्षा करेगी, मतलब पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैतृक रक्षण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नर है वो किसकी क्रिया दिखाएगा, पेरेंटल केयर, ठीक है, पेरेंटल केयर की क्रिया दिखाते हुए क्या काम करेगा, वो यहाँ पर इसके चारों ओर घूमेगा और साथ में उनकी सुरक्षा करेगा। और ये सुरक्षा जब तक करता है, जब तक इसका ये रेड वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा कैसा रहता है, हमेशा रेड, ठीक है, अभी भी इसका पेट जो है वो कैसा है, लाल कलर में है। तो ये क्या करेगा, अपनी पूंछ से, ये जो पूंछ होती है वो, और साथ में जो इसके पंख होते हैं, अंश पंख, ठीक है, उनसे इसमें हवा भी करता है साथ में, इस तरह से, ठीक है, हवा करता है, जिससे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी अच्छी जाती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है जनरली दोपहर के टाइम में की जाती है, क्योंकि उसमें ना ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है दोपहर में, क्योंकि सारे के सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही तो रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर के टाइम में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो ये उस दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव होकर क्या करता है, अपनी जो उसकी कॉर्डल फिन होती है, ये इसे कॉर्डल फिन के नाम से जानते हैं ना, पीछे वाली पूंछ को, तो इस कॉर्डल फिन से इनकी इस तरह हवा करता है और उनकी पेरेंटल केयर के दौरान क्या करेगा, उनकी रक्षा करता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है फाइनल ईयर, वो किसकी वजह से दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर में जो हार्मोन स्रावित हुए थे, ठीक है, उन्हीं की वजह से वो ये सारी की सारी प्रक्रिया दोहराते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली और एक बात और यहाँ पर समझ लें आप, कि ये जो इसका लाल हिस्सा रहता है, ठीक है, अब जब तक कि इसमें से, इसके अंडों में से क्या ना निकलेंगे, हैचिंग की प्रोसेस ना होगी, स्फुटन की प्रोसेस होने के बाद में छोटे छोटे मछलियां नहीं निकलती, तब तक ये पेरेंटल केयर दिखाएगा, या फिर ये तब तक पेरेंटल केयर दिखाएगा जब तक कि इसके रक्त में, मतलब इसके खून में, जब तक हार्मोन जो है इसके, ठीक है, उसकी मात्रा थोड़ी कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये इसके रक्त में उपस्थित हार्मोन की मात्रा जैसे ही कम हो जाएगी, वैसे ही अपनी पेरेंटल केयर की जो प्रोसेस है उसको करना धीरे धीरे कम कर देता है। क्लियर हुआ, समझ में आई ये हार्मोन्स का क्या हमारे व्यवहार पर वो पड़ता है फर्क, क्लास क्लियर हुआ ये। एक्चुअली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरे पूरे इस पे सीरीज के तरीके से मैंने बताया है, इसको रिपीट करवाना है तो अभी बता दीजिए, दोबारा मैं वो नहीं बताऊंगी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। और मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं यस और नो, क्लियर है या नहीं, जितना जल्दी आओ बताएं, फाइनल ईयर क्लियर है, गुड। चले, इस तरह से हमारा हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के बीच में ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम की अवधारणा। चले उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है।
पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए लर्निंग क्या होती है। अगर मैं एक बात बोलूं, जैसे बच्चों को जनरली क्या किया जाता है, होमवर्क देते समय लिखा जाता है लर्न एंड राइट। ये जनरली एक वो टैग होता है जो बच्चों की होमवर्क वाली कॉपी में बहुत मिलता है, लर्न एंड राइट, जिससे बच्चे क्या समझते हैं, याद करना है और लिखना है। वो इस लर्न का मतलब समझते हैं, याद करने को बोलते हैं हमेशा, कि लर्न माने होता है याद करना और लिखना, ठीक है, जो कि गलत होता है। क्योंकि हमारे देश में कभी भी लर्न जैसी चीजें होती नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कराते हैं, हमें मेमोराइज कराते हैं, ज्यादातर याद करने की उसमें रखते हैं। बट तो याद कर और जैसे तुझे रट्टा हो जाए उसके बाद तू लिख देता है, जो गलत होता है। एक्चुअली इसका जो मतलब होता है ना लर्न एंड राइट, इसका मतलब होता है सीखो फिर लिखो, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, तो पहले आप सीखो उसके बाद लिखो। जैसे अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है क्लास, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से आप चाहो तो उसको खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है, आप उसको रट्टा लगाओ और वहां फटाफट से लिख कर आओ। तो वो रट्टा लगाने के बाद आप क्या करोगे, हार्डली 1-2 महीने के बाद उसको भूल जाओ, यही होगा। लेकिन जब हम उसी चीज को हम सीखेंगे कि इस तरह से हुआ तो किस तरीके से, भाई कोई भी अगर आप लोगों को बताता है तो कुछ ना कुछ उसमें अपनी तरफ से एडिशन जरूर करता है ना। तो वो जो लर्न वाली जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर आप सीखते हैं उस चीज को, फिर जब आप लिखोगे तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो आप सीखोगे उसे आप ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, जबकि रटी हुई चीज ज्यादा टाइम तक याद नहीं रखी जाती। एक बहुत छोटी सी बात कही जाती है तो थोड़ा सा मजाक के टोन में भी रहती है, रटंत विद्या फलंत नहीं, मतलब रटी हुई विद्या कभी भी आगे चलकर फल नहीं देती। अगर आप हर चीज को रटोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रटी हुई चीज आप हमेशा भूल जाओगे, इसीलिए बच्चा वही चीज याद रख पाता है जो उसने सीखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्न का जो मतलब होता है वो होता है याद रखने से नहीं, सीखने से। क्लियर है, यहाँ पर याद रखना नहीं आएगा, इसका मतलब आएगा सीखना, ठीक है। तो अधिगम को अगर हम, वही लर्निंग का जो पर्टिकुलर हिंदी में मतलब होता है वो तो अधिगम ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि लर्न मतलब होता है सीखना, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कल भी बताया था कि जैसे आप कहीं आग लगाते हैं छोटा सी जगह पर, वहां कोई एक छोटा सा बच्चा जो घुटने से चलता है जनरली, तो क्या होगा, वो उस आग की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको छूने की कोशिश करता है। आप छोटा सा दिया भी जलाओगे ना तो वो उसकी तरफ हाथ से उसको छूने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो अभी उसने वो सीखा नहीं है, वो जस्ट अभी इन्फेंट है, उसमें ये प्रॉपर्टी इन्नेट नहीं है, ठीक है, कि भाई आग से वो जल भी सकता है, ये बच्चे में कभी भी इन्नेट नहीं होती है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसके बिहेवियर में कुछ वो अपने चारों ओर जो उसका वातावरण है उससे बहुत सारी चीजें सीखता है और वही चीज आगे चलकर वो अधिगम करता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से करता है, जैसे आपने आग लगाई, आग क्या लगाई, छोटा दीपक जलाया, ठीक है, तो क्या करोगे, छोटा सा बच्चा आएगा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, आप उसको रोकोगे, वो फिर आएगा फिर पकड़ने की कोशिश करेगा, आप उसको एक बार छोड़ दो, ठीक है, तो वो जाएगा और उस दीपक को जैसे ही पकड़ेगा उसका हाथ जल जाएगा। तो पता है वो कभी भी फिर उस दीपक के पास नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि आप कहीं और दीपक रख दो तो एक बार को उसका ध्यान जो है भटक जाए, लेकिन अगर उसने आपने वही के वही रखा है तो बच्चा नहीं जाएगा उस पर, क्योंकि उसने वो चीज सीख ली होती है कि भाई मैं इसको छूंगा तो मेरे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी। तो जो उनके बिहेवियर में जो ये अंतर आता है वही चीज धीरे धीरे क्या करता है, उसको अधिगम कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए कल सेट किया था, जिसमें था टोड एंड हनी बी का। कल बताया था ये वाला एग्जाम्पल टोड एंड हनी बी के बारे में, कि जैसे ये टोड होते हैं, टोड समझते हैं, टोड, तो टोड की एक स्पेशलिटी होती है, इननेट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसके सामने कोई भी इंसेक्ट आएगा, कोई भी कीड़ा आएगा, तो फटाफट से वो उसको कैच करके खाने की कोशिश करता है। यह उसकी इननेट प्रॉपर्टी है, जन्मजात तो लक्षण होता है उसमें कि जैसे ही कोई भी वो क्या देखेगा, कोई भी कीड़ा या कोई भी इंसेक्ट देखेगा तो फटाफट से उसको कैच करके खाने की कोशिश करता है। अब अभी ये छोटा है टोड, ठीक है,
उसको नहीं पता, उसने सबसे पहले देख लिया हनी बी को, और अपने उसने जन्मजात जो उसका लक्षण है उसी के अकॉर्डिंग उसने हनी बी को पकड़ा और उसने फटाफट से उसको मुंह में रख लिया। ठीक है, तो क्या करेगी ये हनी बी उसमें अपना डंक मारेगी, यही करेगी। तो जैसे ही उसको डंक लगेगा वो फटाफट से उस हनी बी को छोड़ देगा। ठीक, अब उसे भविष्य में भी कभी अगर हनी बी दिखाई देगी ना टोड को, इसी टोड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, इसी टोड की, ठीक है, तो अगर उसको कभी भविष्य में भी दिखाई देगी ना, तो वो उस चीज को कभी खाएगा नहीं, हनी बी को फिर वो कभी नहीं खाएगा। क्लियर है? तो धीरे धीरे करके इस टोड ने क्या किया, उसको अपने अंदर अधिगम कर लिया, लर्न कर लिया कि मुझे अब ये चीज नहीं खानी। ठीक है, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, आपने भी अपने जीवन में भाई सारी चीजें तो प्रॉपर्टी भाई जन्म से नहीं होती है, बहुत सारी चीजें आपने कैसे बिहेव की होगी आपने एक्वायर की होगी एज अ एक्वायर्ड बिहेवियर, मतलब उपार्जित, जो हम जन्म के बाद हासिल करते हैं वो ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान जो हम जन्म के बाद हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित व्यवहार। क्लियर है? ठीक है भाई, अब आप एक बात बताएं, अगर सभी लोग एक जैसे व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो सब लोगों को अलग अलग चीजें क्यों सिखाई जाती है? जैसे आप ही के बराबर के कुछ बच्चे ऐसे हैं आपसे भी छोटे जो चोरी करते हैं, उन्हें उनको दिगम स्त्रीगम को इस तरह के नहीं बताया गया कि कुछ क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। आप लोगों ने अपना अलग तरीके से व्यवहार किया है, आप लोगों का जो व्यवहार है आपने बहुत अलग अलग तरीके के ज्ञान अर्जित किए हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो लर्निंग है वो होता है जो हम जन्म के बाद में सीखते हैं, जो हमें वातावरण से सीखते हैं, इस तरीके से करने से ये होगा, इस तरीके से करने से ये होगा, तो क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा। क्लियर है? चले अब हम बात करते हैं अगर लर्निंग की। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो लिया जाता है जापानी मकाक। जापानी मकाक का लिया जाता है। ठीक है, ये जापानी मकाक क्या होता है पहले तो ये समझ लें फाइनल ईयर। ये जापानी मकाक जो है वो जापान के एक टापू पर निवास करने वाले वो बंदर हैं जिनकी स्पीशीज है मकाक। क्लियर है? तो अब होता क्या है कि वहां उस टापू पर उनको सिखाने वाला कुछ था नहीं, तो होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जापानी मकाक जो मकाक है, ठीक है, उनका एक छोटा सा बंदर, एक छोटा बंदर क्या करता है, उसके हाथ में एक दिन शकरकंद लगती है। शकरकंद समझते हैं, स्वीट पोटैटो। ठीक है, शकरकंद लगती है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके एक चीज सीख लेता है, एक चीज का अधिगम कर लेता है। क्या? एक हाथ से शकरकंद पकड़कर दूसरे हाथ से उसको उसकी ऊपर जो मिट्टी लगी रहती है उसको साफ करना। इस तरीके से जैसे हम लोग वो साफ करते हैं ना मूली या गाजर जो भी कुछ, ठीक है, उसी प्रकार से मक्का के बच्चे ने क्या किया था, छोटे बंदर ने, उसने अपने अधिगम किया था, उसने एक चीज सीखी थी, शकरकंद को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी मिट्टी को छुड़ाने की जो प्रक्रिया थी। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो थी फाइनल ईयर वो धीरे धीरे कैसे किस तरीके से यहाँ पर पहले अधिगम किया था एक छोटे बच्चे ने। ठीक है, और कुछ ही सालों में ये जो शकरकंद से मिट्टी हटाने का जो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके इस जापानी मकाक के 90% बंदरों ने सीख ली थी कि हम क्या करेंगे, मिट्टी हटाना चाहते हैं तो एक हाथ से पकड़े और एक हाथ से उसकी मिट्टी हटा दें। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो एक छोटे बंदर ने स्टार्ट की थी, अधिगम की थी, और धीरे धीरे करके यही जो लर्निंग की प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे कहाँ तक फैल गई, और भी जगह तक। क्लियर था? तो यहाँ पर ये लर्निंग समझ में आ रही है फाइनल ईयर? रिविजन कराना है? ठीक है, तो फाइनल ईयर पहले रिविजन कर ली जरा।